नमस्कार दोस्तों। आज वापस आप सभी से मिलके बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारा जो पेरेंटिंग का जो सेशन चल रहा है, जिसमें आज हम दूसरे पार्ट पे जा रहे हैं, हम उसमें कुछ और नई बातें आज ऐड करना चाहेंगे। पिछली बार जिस तरीके से हमने बात किया उस तरीके से दोस्तों ऐसा है कि माँ बाप बच्चों के जो संबंध हैं बड़े ही पेचीदा प्रकार के संबंध हैं। हम देखते हैं और मानते भी हैं कि ये संबंध बड़ा ही नाजुक है। इस संबंध को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें हमारी समझ को एक अलग तरीके से हमें आगे लेके जाना है। दोस्तों, जिन बच्चों के लिए हम रात दिन इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए इतनी दुआएं हम मांगते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खामियां रह जाती हैं कि जिसकी वजह से शायद तक हम हमारे बच्चों के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते, या तो हम जो व्यवहार करते हैं उसे बच्चे के कहीं ना कहीं इस व्यवहार से ऊब जाते हैं, परे हो जाते हैं, या तो उनको ये व्यवहार पसंद नहीं आता है। दोस्तों, पिछली बार जिस तरीके से हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में बात किया था, आज उसी तरीके से हम कुछ और नए पहलुओं को भी जानने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आए कि एज अ पेरेंट हमारी क्या गलती हो जाती है कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे हमसे कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। दोस्तों, एक एनालिसिस है जिसमें मैंने ये वो एनालिसिस मैंने पढ़ा था, जिसमें ये बताया था कि जितने भी छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं कि जो ज़्यादातर चोरी, लूटपाट, या तो जो भी कुछ गलत तरीके की जो भी क्रियाएं करते हैं, जिसे बोल सकते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़, तो ये एक एनालिसिस है, एक आंकड़ा है कि जिसमें ये लिखा गया है कि तकरीबन 85% ऑफ द चाइल्ड, जो छोटे हैं, जो माइनर्स हम जिसे बोलते हैं, तो वो क्रिमिनल्स बनते हैं। और उसके पीछे का अगर एक मूलभूत कोई कारण है तो वो ये है कि उनके माता पिता की अंदरों अंदर कहीं ना कहीं बहस होती हैं, तकरार होती हैं, झगड़े होते हैं। दोस्तों, ये आप और मैं भली भांति जानते हैं कि पति पत्नी का संबंध जो होता है वो भी एक अच्छा सा प्यारा सा संबंध होता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं कि जिसकी वजह से हो सकता है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं बहस करते हैं, या तो वो बहस आगे जाके कुछ झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है। छोटा बच्चा, एक मासूम सा बच्चा, एक सहमा हुआ बच्चा जब अपने माता पिता को इस तरीके से लड़ते झगड़ते देखता है तो उसकी इम्पैक्ट बड़ी ही गंदी होती है, और वो बच्चा एक गलत राह पर आगे निकल जाता है। तो दोस्तों, ये भी एक मूलभूत कारण है जिसकी वजह से बच्चे शायद तक आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, या तो ये हो सकता है कि बच्चे शायद तक आपसे दूर होते जाते हैं, क्योंकि उनको आपसे प्रेम, हूफ, या इस तरीके की जो भी लागणियाँ हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो शायद तक उनको कहीं पे नहीं मिल पाती हैं। वो शायद तक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को यही समझते हैं कि वो सिर्फ एक झगड़ा करने का ही एक रिलेशन है, और अगर झगड़ा नहीं होता है तो बड़ा ही एक क्वेश्चन हो जाता है। हकीकत में दोस्तों, मैं आप सभी से ये नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि मैं मानता हूँ कि पति पत्नी के बीच कई बार झगड़े होते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, या तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे मनभेद नहीं होते हैं, लेकिन मंतव्य भेद होता है, जिसे हम बोल सकते हैं विचार भेद होता है। लेकिन वो उस लेवल पे कुछ ऐसी पराकाष्ठा पे चला जाता है कि जिसकी वजह से सामने वालों को ये लगे कि भाई हम उनसे झगड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी से ये नम्र निवेदन है कि कभी भी अगर हस्बैंड वाइफ में, आप दोनों के बीच में अगर कभी भी कोई भी ओपिनियन डिफरेंसेस हैं, या आप कुछ अलग तरीके से उनसे शेयर करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि जब आपके बच्चे घर में ना हो, स्कूल कॉलेज या तो बाहर गए हैं, तभी आप एक दूसरे के साथ बातचीत करें इस सब बात के लिए, या तो हो सके तो आप आपके बेडरूम में बातें करें। दोस्तों, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन उसकी जो गहरी जो इमेज है वो बच्चा अपने जहन में रख लेता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, सबसे पहले तो पति पत्नी का झगड़ा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन बाय चांस कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से झगड़ा हो जाता है या तो करना पड़ता है, तो ये जहन में रखा जाए कि बच्चों के सामने हम कभी भी नहीं झगड़ेंगे, बच्चों के सामने हम एक होके ही बाहर निकलेंगे। हाँ, एक होने का मतलब क्या आपको मालूम है?
आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ने ये महसूस किया होगा कि उनके बच्चे कई बार उनके साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं, गेम खेलते हैं। ऐसा कभी उन्होंने महसूस किया होगा, या तो कई पेरेंट्स ने उनको इस तरीके से बढ़ावा दिया होता है कि एज इफ के बच्चे ने कोई एक अच्छा सा काम किया। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ने ये फेस किया होगा कि उस उनका जो बच्चा होता है वो बड़ा ही होशियार होता है, वो एक पॉलिटिशियन टाइप का लड़का होता है, तो उसे ये मालूम है कि कौन सी बात कौन से पेरेंट के साथ मनवानी है। वो बड़ा ही प्रिपेयर्ड होके आता है। और जब वो हमसे इस तरीके से बात करता है तो हम बाहर सबके सामने इस चीज़ को और बढ़ावा देते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो इतना होशियार है, उसे इतनी समझ है कि उसे ये मालूम है कि कौन सी बात किससे कैसे कढ़वानी है या मनवानी है। माफ़ कीजिएगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है अगर छोटा बच्चा आपके साथ थोड़ा सा गैम्बल कर लेता है। देखिए, अगर बच्चे को कुछ खर्च वाली कोई चीज़ करनी है तो उसे मालूम है कि पिताजी शायद तक मना करेंगे, तो वो ऑलवेज आगे करेगा अपनी ममा को। वो सारी चीज़ें इमोशनल होकर ममा से शेयर करेगा और ममा फिर उसके साथ में रह के उसका बैकबोन बन के फिर पिताजी के साथ वो कुछ झगड़ा करती हैं या तो उनको कन्विंस कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक बात नहीं है, ऐसे बहुत सारी बात हैं कि जहाँ पर बच्चे को ये मालूम है कि कौन सी बात कौन सा पेरेंट मानेगा, तो वो सिर्फ उसी का अप्रोच करता है। तो सबसे पहले आप सभी से ये नम्र निवेदन है कि मेहरबानी करके बच्चों को ऐसा कहीं पर भी बढ़ावा मत दीजिए कि जिसकी वजह से वो आपके साथ कोई गेम खेले। बच्चे को दिमाग में ये ज़रूरी होना चाहिए कि उसके पेरेंट्स एक हैं। एक का मतलब क्या हुआ कि उसे ये मालूम होना चाहिए कि अगर मैं अपनी माताजी को कुछ भी बात बताऊंगा तो माताजी किसी भी चीज़ के लिए अपने पिताजी के साथ जब तक बात न करेगी, कंसेंट नहीं होगी, सम्मति ना होगी, तब तक वो मुझे हाँ नहीं बोलेगी। यही चीज़ उसे पिताजी के बारे में होना चाहिए कि अगर मैं पिताजी को कुछ बोल रहा हूँ तो वो पक्का पहले माताजी से शेयर करेंगे और इसके बाद ही दोनों साथ में आके ही अपना डिसीजन मेरे से कहीं ना कहीं शेयर करेंगे। दोस्तों, ये भी वापस एक छोटी सी बात है, लेकिन बच्चा छोटा है तब से एक आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना वो चालू कर देता है। उसे ये मालूम है कि मामा को कौन सी बात बतानी है, पापा को कौन सी बात बतानी है, और अगर मान लीजिए कि उसे ये मालूम है कि उसके पक्ष में पापा है या तो मम्मा है, तो वो आपका सहारा लेके दूसरे पेरेंट के अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। ऐसा कभी मत कीजिए। आप दोनों इकट्ठा होके बच्चे के सामने आइए। अगर बच्चा आपसे कुछ बात करता है तो आप बोले कि ओके बेटा, मैंने आपकी बात सुन ली, अब मैं मम्मा के साथ बात करके आपको इसके लिए डिसीजन दूंगा। ऐसे ही मम्मा भी करेगी कि बेटा मैंने आपकी बात सुन ली, पापा के साथ डिस्कशन करके फिर हम जो भी डिसीजन है वो आपसे शेयर करेंगे। ये एकता का कहीं ना कहीं पड़कार जाएगा, उसका इफेक्ट होगा बच्चे पर, और बच्चा ये समझ जाएगा कि मेरे माता पिता एक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल जाके अगर मुझे कुछ भी काम करवाना है तो दोनों पेरेंट को मुझे कन्विंस करना होगा, और ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। कई बार मैंने ये देखा हुआ है कि एज अ रेकी गुरु, एज अ हीलर, मेरे पास काउंसलिंग के लिए जब बच्चा आता है तो मैंने ये देखा हुआ कि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चा पापा को बोल देता है, पापा मना करते हैं तो उस टाइम पे मम्मा हाँ करवा देती हैं और पापा मम्मी का झगड़ा हो जाता है। मम्मा यूँ बोलती हैं कि आपके पापा तो है ही ऐसे, उनको समझ ही नहीं है बेटा, ये हैं वो हैं। बच्चा इस सिचुएशन का गलत तरीके से उपयोग करता है। तो ऐसा कतई मत कीजिए, कभी मत कीजिए। बच्चे को ये एहसास मत होने दीजिए कि बेटा मैं और तुम्हारे पापा अलग हैं। उनको यही लगना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स एक हैं। दूसरी बात कि आज जब बच्चा छोटा है तो जब ये संस्कार पढ़ेंगे तो उसे समझ में आ जाएगा कि कल जाके जब उनकी शादी होगी तो उनके बीच में भी कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना होगा, कोई डिफरेंसेस ना होंगे, और वो किसी भी सिचुएशन में, सोशलिज्म में कहीं पर भी जब स्टैंड करेंगे तो दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठा होकर स्टैंड करेंगे। ये उनका एक विक्ट्री पॉइंट होगा, ये इनका बेरिंग स्टॉक गिना जाएगा। दोस्तों, ये बड़ी ही ज़रूरी बात है छोटी, लेकिन फिर भी बच्चे इससे खेलते हैं,
इससे बहुत सारी गलत चीज़ें सीखते हैं और यही एटीट्यूड, यही उनका स्वभाव बन जाता है जो उनके निजी जीवन में या तो उनके प्रोफेशनल जीवन में भी कल जाके बड़ी ही तकलीफ क्रिएट करता है। और एक बात है दोस्तों कि आज हम हमारे एटीट्यूड के साथ, हमारी थॉट के साथ ऐसा क्यों करें कि जिसकी वजह से बच्चों को हमारे साथ कपट करना पड़े, वो हमसे कोई रमत खेले, ऐसा क्यों हम करें? तो उनको जब आप दोनों इकट्ठा होकर बात करेंगे तो बच्चे को अपने पेरेंट्स पर रिस्पेक्ट होगा। आपको मालूम है, जब एक पेरेंट हाँ बोलता है, एक पेरेंट मना करता है, तो बच्चे को रिस्पेक्ट नहीं होती अपने पेरेंट के लिए। क्योंकि सबसे पहली बात यही हो जाती है कि जब मेरे घर में मेरे सिर्फ दो जो लोग हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, अगर वो ही एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो ये लोग दुनिया को क्या खाक कन्विंस करेंगे? ऐसा आपको नहीं लग रहा है? दोनों बड़े ही नज़दीकी रिलेशन वाले हैं, दोनों की मित्रता अच्छी है। मैं बोलता हूँ पति पत्नी का संबंध एक मित्र जैसा होना चाहिए। पति पत्नी में कोई रूलिंग नेचर या तो एरोगेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो हम फिर कभी भी जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के बारे में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज आपको जो समझना है वो ये समझना है कि एज अ पेरेंट आप दोनों को बच्चों के सामने इकट्ठा एक होके ही आना है। चाहे आपके कितने भी मनभेद क्यों ना हो, कितने ही मतभेद क्यों ना हो, आप इंटरनली डिस्कशन कर लीजिए और डिस्कशन करने के बाद एक ओपिनियन पर आइए और वही ओपिनियन आप बच्चे को आगे प्रदान करें। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, और इससे आप हस्बैंड वाइफ को भी इंटरनल एक दूसरे के लिए लगाव रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगा। दूसरी बात दोस्तों, मैंने कई बार ऐसा देखा हुआ है कि एज अ पेरेंट नोइंगली या अननोइंगली हम हमारे बच्चों की कंपैरिजन कर लेते हैं। जेन्युइनली मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आज की सेशन में मैं जो भी डिस्कशन करूं, इस डिस्कशन को वापस आप खुद जैसे बच्चे हैं ऐसे ही समझ के, ऐसे ही कुछ चीज़ों को, सिचुएशन को अपने नज़र के सामने रख के फिर देखिएगा। आज आप इतने बड़े हो चुके हैं, इतने मैच्योर हैं, आज आपका एक स्टेटस है, आप एक अलग तरीके से, अलग स्टाइल से आप जीवन जीते हैं। आपका बॉस या आपका एम्प्लॉई या आपका कोई कॉम्पिटिटर या जो भी कोई व्यक्ति है, अगर आपकी तुलना, आपकी सरखावनी, आपकी कंपैरिजन अगर किसी और से करता है, दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, आपको उस दौरान कैसा लगता है? अच्छा लगता है? आनंद आता है? मज़ा आता है? या एक गंदी सी फीलिंग जनरेट हो जाती है? बस यही चीज़ ज़्यादातर पेरेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने ही बच्चों की कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर लेते हैं। मज़ेदार बात है, सिर्फ तीसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की, उसके पेरेंट्स आके मेरे से ये बोलते हैं, सर इसके रिजल्ट्स अब बिगड़ गई है, अब वो ज़्यादा खेलने में कहीं ना कहीं फोकस कर रही है, वो नहीं पढ़ती हैं। मैंने उनसे बोला, तीसरे स्टैंडर्ड में पढ़ती बच्ची, इसका मतलब कि वो 8 साल की है। 8 साल की बच्ची, तो आपको किस तरीके से, किस एंगल से ऐसा लग रहा है कि वो नहीं पढ़ती हैं? अरे सर, पिछले साल उसका A+ ग्रेड आया था, इस साल A ग्रेड आ गया, A+ ग्रेड अब आ गया A ग्रेड। कितना बदलाव आया, कितना परसेंटाइल में चेंजेस आया। कई बार मैंने ये भी देखा हुआ कि पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, सर लास्ट ईयर उसका परसेंटेज 98% था, अब 97 आ गया, इतना कम हो गया। मुझे उस बार बहुत हंसी आती है और मैं उस दौरान सही में दोस्तों ये सोचता हूँ कि शायद हमारे ज़माने में, आई एम नॉट टेलिंग दैट कि कुछ हम ज़्यादा दूर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 98% का मतलब क्या हुआ? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज के सिस्टम किस तरीके से उनको चेकिंग कर रही हैं। क्या 98 का मतलब ये हुआ कि वो आदमी, वो स्टूडेंट सिर्फ 2% ही गलती करता है, मिस्टेक्स करता है? हाउ इज इट पॉसिबल? एज फार एज द लैंग्वेज इज कंसर्न, जहाँ पे हम बात करें भाषाओं की, तो भाषा के जो पेपर है उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा। ठीक है, जो भी है वो सिस्टम, जो भी एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए मुझे कुछ भी कमेंट नहीं करना है। लेकिन एज अ पेरेंट मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि 98% का 97% आया, कितना बदलाव आ गया, कितना परसेंटेज बदलाव आया? दूसरी बात, आपकी कभी इतनी परसेंटेज आई थी? देखिए, मेहरबानी करके एक्सक्यूजेस मत दीजिएगा। जब मैं आपसे ये शेयर करूं तो मैं
आपको ये दिल से बोलता हूँ कि आप जेन्यून होके, न्यूट्रल होके अगर मेरी हर एक बात को सुनेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर प्रयोग करेंगे घर में, तो उसकी परिणाम पक्का आपको मिलेगी। तो अरे यार, बच्चों के खेलने कूदने के दिन होते हैं, आप इसको समझिए तो सही। आज मैंने ज़्यादातर पेरेंट को ये देखा हुआ है कि वो अपने बच्चे को कंपटीशन में डाल देते हैं। जैसा बच्चा पैदा हुआ तब से उसको दौड़ाना चालू कर देते हैं। आज 2-2.5 साल का बच्चा है, उसको प्ले ग्रुप में डाल दिया, उसको और किसी एक्टिविटी में डाल दिया, बहुत सारी चीज़ों में डाल दिया उसको। एक छोटा सा बच्चा, उसका ग्रो कैसे होगा? जब हम छोटे थे तो क्या हमने इतनी सारी एक्टिविटीज़ की थी? देखिए, जो सच्ची परवरिश है या तो जो हमारी डेवलपमेंट है, हमारी जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ का बेस क्या है? तो वो सिर्फ और सिर्फ बेस है कि आप नेचर के साथ जाइए, कुदरत के सानिध्य में जाइए और कुदरत में जाके आप खेलिए, आप मज़े कीजिए। आजकल के बच्चों की तकलीफ़ क्या है? ठीक है, ये अभी कोविड का समय है, उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे टाइम से, आई मीन से मैं ये बोल सकता हूँ कि पिछले करीबन 5-7 साल से मैंने ये देखा हुआ है कि बच्चों की मैक्सिमम कंप्लेन पेरेंट्स ये लेके आते हैं कि वो डिजिटल दुनिया में घुस चुके हैं, मोबाइल में घुसे रहते हैं, वो मोबाइल से बाहर नहीं आते हैं, वो अपने चैटिंग्स करते हैं, अपने सोशल मीडिया में रहते हैं, या तो वो गेम में खेलते ही जा रहे हैं, खेलते ही जा रहे हैं। ये वाली सिचुएशन हो जाती है। दोस्तों, ये सिचुएशन क्यों आई? क्योंकि हमने शायद तक उनको बाहर निकाला ही नहीं। आपको भी आज ये, मुझे नहीं मालूम कि आप इस चीज़ को कितना महसूस कर पाएंगे, लेकिन आज की तारीख में अगर ठंडा सा पवन है, आप बाहर जाइए, आप बैठिए, कुदरत को देखिए, उसका नज़ारा देखिए, आकाश को देखिए, नीला आकाश, अपना आकाश अपना कलर बदलता जाता है, ठंडी ठंडी हवा जो आपको महसूस करती है जब आप चलते हैं। तब जैसे मान लीजिए नंगे पाँव अगर आप चल रहे हैं, ग्रास में चल रहे हैं, आप भिनी भिनी मिट्टी में चल रहे हैं, वो जो एहसास है, वो एहसास बच्चे को नहीं मिलता है और उसकी वजह से फिजिकल और मेंटल दोनों डेफिशिएंसीज जनरेट होती हैं। ठीक है, इतना लोड क्यों दे रहे हैं? मैंने कई बार ऐसा देखा हुआ है कि बच्चा जब स्कूल जाता है, उसकी उम्र छोटी है, उसका वजन कम है, उससे ज़्यादा तो उसकी बैग की वजन है। अरे यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप ऐसे सिस्टम को बढ़ावा ही क्यों देते हैं? मैं मानता हूँ कि हमें पढ़ना है, हमें करियर बनाना है, तो क्या आज भी आप ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को नहीं देख पा रहे हैं कि जिन लोगों ने शायद तक पढ़ाई नहीं की या तो बहुत स्ट्रगल किया और फिर वो आगे बढ़े? ठीक है, हमारा काम जो, ये मेरा पर्सनल एक मानना है कि हमारा काम बच्चों को अच्छी फैसिलिटी देना है, लेकिन साथ साथ अच्छे संस्कार भी देने की ज़रूरत है। संस्कार का मतलब ये हुआ कि कई बार हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। बेटा, आप खुद ये काम करो, बेटा आप बाहर जाके ये खरीदारी खुद करके आओ। ठीक है, छोटी सी खरीदारी है, उसको पेंसिल खरीदिए, उसको भेजिए। आप उनको इतना, कई बार जिसे बोलते हैं कि इतना सारा एक गार्ड या सलामत कवच बना देते हैं कि बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है। ऐसा मत कीजिए प्लीज़। मेरा आप सभी से ये नम्र निवेदन है कि आप बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए, कुदरत के सानिध्य में उसको छोड़ दीजिए। छोटे छोटे बच्चों को इतनी एक्टिविटी, और जब मैं बात करता हूँ तो पेरेंट्स बोलते हैं सर ये फ्री है। मैं जब उससे बात करता हूँ कि अच्छा फ्री कितने घंटे के लिए है, बोलता है सर पूरा 1 घंटा वो फ्री है, वरना तो वो कराटे में जाता है, स्विमिंग में जाता है, म्यूज़िक में जाता है। वॉट रबिश! इतना सारा करवाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। छोटा बच्चा थक जाएगा, टूट जाएगा। और इस बार फिर वापस बात आ जाती है कंपैरिजन की। इसका लड़का तो ये कर रहा है, इसकी लड़की वो कर रही है, इसकी लड़की की इतनी रिजल्ट आई, आपकी रिजल्ट इतनी आ रही है, आप फेल होके आ रहे हैं या तो कम मार्क्स आ रहे हैं, और फिर हम उनको भला बुरा सुना देते हैं, हमने तुम्हारे लिए किया, तुम क्या कर रहे हो? अरे यार, ऐसा मत कीजिए। आप पेरेंट हैं, आप बड़े हैं, और बड़ों का काम देना होता है, लेकिन देने का मतलब क्या हुआ? प्यार देना होता है, फैसिलिटी देनी होती है, नहीं कि गाली गलौच देना होता है, नहीं कि उनको कुछ सुनाना होता है। तो कंपैरिजन मत कीजिए उसके पिछले साल से आज के साल में या दूसरे बच्चों के सामने। मैंने पहले ही बताया कि जब आपकी कंपैरिजन अगर कोई करेगा, आपकी ही फैमिली में अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई कंपैरिजन करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अगर कोई बोलेगा कि यार आलाप से अच्छा तो मिस्टर आनंद है, आलाप को क्या फील होगा? होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है। हम इंसान हैं, हम जिसे बोल सकते हैं कि इमोशन से भरे पड़े हैं,
और इस दुनिया में आप लोग अगर ये बोलना चाहते हैं कि इमोशंस को साइड में रखिए, कोई कुछ भी बोले लेकिन हमें आगे बढ़ना है, आई डू अग्री, लेकिन नेगेटिव जो थॉट्स हैं उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अदरवाइज हम हमारे ही बच्चों की कंपेरिजन क्यों करें। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, जब मेरे साथ आते हैं बात करते हैं तो मैंने सुना हुआ कि वो बच्चों के सामने मेरे साथ ये शेयर करते हैं कि सर मेरे लड़के से अच्छी तो मेरी लड़की है, बढ़िया रिजल्ट लाती है, सिर्फ एक बार पढ़ती हैं उसको याद रह जाता है। सर वो 90% लाती हैं, और लड़का कितनी भी बार पढ़े लेकिन उसका तो 50% भी खींच खींच के आता है साहब। हमें कितनी बार उसके लिए स्कूल में जाना पड़ा, हमें कितनी बार उसके लिए डांट सुननी पड़ी। आपको क्या लग रहा है, क्या हमारे हाथों की पांचों उंगलियां एक सी हैं, सरीखी हैं? नहीं है यार। तो फिर कुछ बच्चे की इंटेलिजेंस अच्छी हो सकती है, ग्रास्पिंग अच्छी हो सकती हैं, ठीक है, तो वो परफॉर्म कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि शायद तक उनकी ग्रास्पिंग नहीं है। तो एक मज़ेदार बात आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि जब मैं आपसे ये अभी शेयर कर रहा हूँ तो शेयरिंग में अपने अनुभव के आधार पे कर रहा हूँ, कुछ ऐसे प्रिपरेशन वगैरह नहीं है। आप में से अगर मैं आपको हृदय से पूछूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पेरेंटिंग के बारे में अगर इस तरीके से लाइव सेशन देना है तो वो इजीली दे पाएंगे, जहाँ पर हज़ारों लाखों करोड़ों लोग अगर आपको देखेंगे तो आप दे पाएंगे? क्यों क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि आप ये बोलेंगे सर ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, आपका प्रोफेशन है। सर आप बरसों से इसी फील्ड में हैं, आप बरसों से आप इस तरीके की सारी बहुत सारे सेमिनार्स करते हैं, आपका एक एक्सपीरियंस हो चुका है और आप ऑलरेडी 2500-3000 लोगों के सामने आप बोलते रहते हैं। तो बस यही चीज़ है, अगर आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका ये अनुभव नहीं है, आपका फील्ड नहीं है, या तो आपकी लाइकिंग नहीं है, तो क्या बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है कि बच्चे को भी शायद वो पसंद नहीं है। तो हमारा काम ये है कि उसकी रिजल्ट की जगह पर अगर हम बात करें कि बेटा आपको क्या इंटरेस्ट है, आप ये बोलो, हम वो तैयार करते हैं। या तो पढ़ाई बेसिक जो बेसिक स्टडीज़ हैं वो ज़रूरी हैं, तो उसमें कैसे इंटरेस्ट डेवलप किया जाए उसके लिए आप उसको तैयार कीजिए। चल बच्चा मैं तुझे इस तरीके से पढ़ाता हूँ, चल हम इस तरीके से बात करते हैं। कभी आपने ऐसा ट्राई किया? एक स्टैंडर्ड जो घिसी पिटी स्टाइल है, आपने उनको ट्यूशन क्लासेस में छोड़ दिया, वहाँ पर ट्यूशन क्लासेस वाले अपने तरीके से उसको पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो ठीक है, ट्यूशन क्लासेस वाले अपने एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हमारा एफर्ट्स यहाँ पर कहाँ है? तो एज अ पेरेंट आप उनके साथ बैठिए, कंपेरिजन मत कीजिए, उसको मत तोड़िए। एक छोटा सा बच्चा अगर टूट गया, अगर उसमें दिमाग में, उसके जहन में अगर नेगेटिव थॉट्स आ गए, अगर वो डिप्रेशन में चला गया, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए मैं ब्लेम करूँगा सिर्फ आपको। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जब वो बाहर निकलता है या कभी भी कुछ काम करता है तो उसके जहन में ये होना चाहिए कि मैं चाहे कुछ भी गलत कर लूँ, चाहे मैं कैसा भी हूँ, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। ये विश्वास आपने कभी आपके बच्चे को दिलाया, उनको ये महसूस करवाया? देखिए साहब, ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं होती कि आपने बोल दिया और बात ख़त्म हो गई। बच्चे को महसूस भी होना ज़रूरी है। क्या आपका बच्चा इस चीज़ को महसूस कर पा रहा है कि यस, चाहे वो कुछ भी गलत करके आए लेकिन उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं? साथ का मतलब गलत चीज़ों को हम रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन उसको सबसे पहले तो यही बोलेंगे, बेटा डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अब ये चीज़ वापस नहीं होनी चाहिए, उसको हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं, चल बेटा हम देख लेते हैं। इस तरीके की बात है। तो बच्चा कभी भी आपसे कुछ भी चीज़ को छुपाएगा नहीं, वो कभी भी हर्ट नहीं होगा। आप में कोई भी इंसान अगर कोई भी गलत चीज़ करता है तो उसका पीछे रीज़न क्या है? जब हम हर्ट होते हैं, जब हमें दुख लगता है, जब हमारी इंसल्ट हो जाती है, जब हमारी ईगो को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। हाँ, ईगो आज चाहे 50 साल के हैं, 25 साल के हैं, 8 साल के हैं या 3 साल के हैं, हर एक लोगों को ईगो रहती है। 3 साल के बच्चे को भी ईगो रहती है। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बताऊं। देखिए आपके घर में अगर मान लीजिए 3 साल का कोई लड़का है, आप आपके घर में या आसपास में कहीं पर भी आप जब भी उस लड़की को देखते हैं और देखने के बाद आप उसके साथ स्माइल करते हैं, उसके साथ ज़रा खेलने का प्रयास करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम पॉजिटिव होती है, तो वो बच्चा भी आपसे थोड़ा सा घुल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसके सामने कतराते हैं, आंखें बड़ी बड़ी कर देते हैं, गुस्सा वाला चेहरा कर देते हैं, या तो फिर हो सकता है कि छोटे बच्चे के साथ आप ज़रा ज़ोर से भी बात कर लें,
तो तो उस दौरान क्या होता है, तो वो बच्चा जो होता है वो आपसे दूर हो जाता है, वो आपके पास नहीं आता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण सिर्फ एक है कि उससे ईगो है, और वो ये मान लेता है कि ये बंदा मेरे को लव नहीं करता है, ये रिस्पेक्ट नहीं करता है, और अगर मेरी ईगो नहीं है तो फिर सीधी सी बात है कि जहाँ पर मेरा ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा वहाँ आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। उसको मेहरबानी करके किसी के भी सामने उसकी बुराई मत कीजिए, उसकी कंपैरिजन मत कीजिए। जाहिर में कई बार मैंने देखा हुआ है कि अब कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जब उसकी बुराई कर लेते हैं, जाहिर में वो उसकी इंसल्ट करते हैं, हमारा तो बच्चा है ही ऐसा 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 ऐसा। हो सके तो बच्चे की अच्छी बातों को शेयर कीजिए, सबके सामने शेयर कीजिए। बच्चे को अच्छी बातों से नवाजिए कि जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसे लगेगा यस बॉस मेरे में कुछ है, मैं कुछ कर पाता हूँ, मेरे में कुछ एक हुनर है, मैं डिफरेंट हूँ। मैं ये नहीं बताना चाहता कि आप आपके बच्चे को खामखा दिलासा दिलाइए, अगर उसकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो उसको खामखा हाईलाइट कीजिए, ऐसा नहीं। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, उस स्पेशलिटी को आपको पहचानना है। ये आपका बच्चा है तो आप पहचानिए और उसे फिर डेवलप कीजिए, ग्रो करवाइए, डेवलप करके आप मार्केट में सबके सामने उसे प्रस्तुत कीजिए। दूसरी मैं एक खास बात बता दूं दोस्तों, जो मैंने ज़्यादातर देखा हुआ है कि जब घर में छोटा बच्चा आता है या 2 3 4 5 साल 10 साल का हो जाता है, उसकी एक स्पेशलिटी होती है। तो मान लीजिए कि वो अच्छे से प्रार्थना करता है, ठीक है, या अच्छे से जॉक वगैरह बना देता है, तो उस दौरान मैंने ये देखा हुआ है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, उस बच्चे को बोलते हैं, अगर कोई भी गेस्ट आ गया ना, 4 लोग 5 लोग 2 लोग भी आ गए, अगर कोई नया चेहरा आ गया, तुरंत मोंटू बाहर आ बेटा, बेटा वो प्रेयर अंकल को सुनाओ ना, वो प्रेयर जो तू अच्छी तरीके से सुनाता है। आपका बच्चा कोई जॉकर है? आपका बच्चा कोई ऐसा इंसान है कि वो एक परफॉर्मर है क्या, कि जब भी कोई आए आप उसको शो के लिए तुरंत खड़ा कर देंगे? क्यों इंसल्ट कर रहे हैं आपके बच्चे की? ठीक है, वो अच्छी प्रेयर गाता है, अगर वो अच्छे से जॉक वगैरह सुनाता है, रिस्पेक्ट कीजिए। बट ये क्या तरीका हो गया कि कोई भी गेस्ट आया नहीं, हमने उसको बुलाया नहीं और वो बस सीधा परफॉर्मेंस देने बैठ जाएगा? ये सही लगेगा आपको? वापस आप खुद सोचिए। देखिए, मेरे ज़्यादातर सेशंस ऐसे ही होते हैं कि जहाँ पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है या तो सेल्फ एनालिसिस वाली बात होती है। मैं आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि जितनी भी हम बातें करें उसको शांति से आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा, समझिएगा थोड़ा सा कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या, ये किस तरीके की चीज़ों को आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके इम्पैक्ट को समझिए। छोटी सी बात है दोस्तों कि सिर्फ आप 10 मिनट 15 मिनट अपने बच्चों के साथ रात को घूमने निकलते हैं, हाथों में हाथ पकड़ के निकलते हैं, या तो उसके साथ ऐसे ही शेयरिंग करते हैं, थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, या तो आप टाइम निकाल के, क्वालिटेटिव टाइम निकाल के जब आप बैठते हैं उनके साथ, तो आप आपकी खुद की कंपनी की या तो जो भी मार्केट की बातें वो भी थोड़ी सी बात कीजिए, तो बच्चा खुद की बात करेगा। आप जब बैठ जाते हैं शाम को उनके साथ, तो ऐसे उनको ये लग रहा है कि अब हमारा टेस्ट चालू हो गया, अब पेरेंट्स हमें क्वेश्चन करेंगे, आज क्या किया, कितना होमवर्क किया, ये क्यों नहीं आता, वो क्यों नहीं आता, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों ऐसा किया। क्या है, आप किसी सर्कस के रिंग मास्टर हो जो आप बच्चों के साथ इस तरीके का सलूक करते हो? ये क्या सही लग रहा है आप? बच्चे को ये लगे कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बैठे, चलो यार मज़ा आएगा, मैं उनके साथ कुछ शेयर करूँ। उनको ये लगना चाहिए, उनको अपनी प्राइवेसी की भी फीलिंग होनी चाहिए कि वो अगर उनकी कोई भी गलत चीज़ है तो वो भी आपसे एकदम बढ़िया तरीके से शेयर कर पाए। ये चीज़ें होनी चाहिए। एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ ट्रांसपेरेंट हो जाए, हमारे रिलेशन में पारदर्शिता हो जाए, तो क्या हमने कोई उसके लिए एफर्ट्स किया है? क्या हमने हमारी एटीट्यूड को कहीं पे बदला है, हमने हमारी बिहेवियर को कहीं पर बदला है कि जिसकी वजह से वो हमारे साथ फ्रैंक या फ्रेंडली एटमोसफियर में आ जाए? ऐसा नहीं होता है। तो आप कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जो होता है वो दो तरफी होता है। आप स्टार्ट करें, मैं ये बोलूँगा कि आप अगर 10 डग भरेंगे, 10 स्टेप्स अगर आप बच्चों के साथ जाएंगे, सामने जाएंगे, तो बच्चा ज़्यादा नहीं तो 2 स्टेप तो चल के आपके सामने आएगा ही आएगा। सीधी सी बात है।
बट हम ये चाहते हैं कि बच्चे करें और हम कोई एफर्ट्स रखना ही नहीं चाहते हैं। तो जब तक आप एफर्ट्स नहीं करेंगे तब तक बच्चा कैसे आगे आएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जब आता है तो आपको उसको समझने के लिए टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। आप बोलते हैं बच्चा मुझे अभी काम है, आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, ये वो ब्ला 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 ब्ला। क्या कर रहे हैं? बच्चा आपसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहता है, कुछ मज़ेदार चीज़ है, वो शेयर करना चाहता है, लेकिन आपके पास समय नहीं है। तब आप शायद तक मोबाइल लेके बैठते हैं या लैपटॉप लेके बैठते हैं, और फिर एक लेवल के बाद जब बच्चा ये ऑब्जर्व करता है कि भाई मेरे जो पेरेंट्स हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में ही काम करते हैं, तो वो भी धीरे धीरे मोबाइल की दुनिया में जाता है। फिर हम कंप्लेन करते हैं, मेरा बच्चा 24 घंटे मोबाइल में घुसा रहता है, मेरा बच्चा मेरी कुछ नहीं सुनता है, मेरा बच्चा मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है। कैसे करेगा? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि रिस्पेक्ट करवानी चाहिए, या तो रिस्पेक्ट अंदर से डेवलप होनी चाहिए? आपका वाणी वर्तन व्यवहार कुछ इस तरीके से हो कि जिसकी वजह से आपका बच्चा आपको खुद ब खुद रिस्पेक्ट दे। देखिए, रिस्पेक्ट में ये वाली चीज़ें, जैसे आप रास्ते में जाते हैं, एक पुलिस वाले ने आपको पकड़ा, आप क्या करते हैं? अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब। वो हकीकत में हमारी रिस्पेक्ट है साहब बोलने के लिए, या तो हमें डर लगता है उससे, उसके पास पावर्स है? तो शायद तक ज़्यादातर लोग, मैंने ये देखा हुआ है कि वो एक डर के वजह से साहब 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 करते रहते हैं। तो क्या हमें इस तरीके से हमारी रिस्पेक्ट को गेन करनी है, या तो हमारा बच्चा दिल से ये महसूस करे यार ये मेरे पापा है, ये ज़बरदस्त है, ये डिफरेंट है, और फिर उसको रिस्पेक्ट हो? किस तरीके से होना चाहिए? ठीक है, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों, हकीकत में बात यह है कि आपके बच्चों की कंपैरिजन मेहरबानी करके कभी भी किसी के भी साथ मत कीजिए। एक छोटी सी बात मैं बताऊँ, मज़ेदार बात है। एक बार एक बाप ने अपने बच्चे को थोड़ा सा डांटा, शर्म नहीं आती है तेरे को? जब हम तुम्हारी उम्र के थे, या तो फिर जो बाजू वाला एक लड़का था ऐसा बताया कि यार देख ये क्या परफॉर्मेंस करके लेके आया है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं। ऐसा करके पापा ने उसको डांट दिया कंपैरिजन करके। छोटे बच्चे ने शांति से सुन लिया, फिर धीरे से बोला, पिताजी आपकी उम्र कितनी हुई? पिताजी ने अपना एज बताया। फिर बोला, पिताजी आपको मालूम है कि आपकी उम्र में तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और आप अभी क्या है? पापा कुछ नहीं बोल पाए। ऐसे ही जब आप कंपैरिजन करते हैं तो क्या बच्चा नहीं कर पाएगा? जब आप बच्चे को ये बोलते हैं कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, बाजू वाला इतना परसेंटेज लेके आता है, तो क्या बच्चा नहीं बोल सकता पापा आपकी एज कितनी हुई, और आपकी एज वाले आज कौन सी लेवल पर बैठे हैं और आप कहाँ पर बैठे हैं? तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब दे पाएंगे? तब आप एक्सक्यूजेस देंगे, अरे बेटा ऐसा था वैसा था, मुझे नौकरी करनी पड़ी, मैं पढ़ नहीं पाया, एक्स वाई जेड जो भी हैं। तो बच्चे के पास भी कुछ एक्सक्यूजेस होंगे उसके। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। बच्चे को कहीं पर भी ऐसा चांस मत दीजिए कि जिसकी वजह से वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट में आ जाए। ऐसा मत कीजिए। उसको सिर्फ प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए, और अपने प्रेम में उसको इतना आप डुबा दीजिए कि फिर वो आपके बारे में कुछ भी गलत चीज़ बोलेगा ही नहीं, या तो ना वो सोच पाएगा। तो ये एक बात हो जाती है कि जहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि भाई बच्चों की हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने ये देखा हुआ है कि वो ज़्यादातर क्या करते हैं, तो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या अपने जितने भी अधूरे स्वप्न होते हैं, उस स्वप्न को वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा उसे पूर्ण करे। उस टाइम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्वप्न आपके थे, किसी कारणवश आप उसे फुलफ़िल नहीं कर पाए, तो क्या इसके लिए हमने बच्चे को जन्म दिया कि वो हमारे स्वप्न को, हमारी अपेक्षाओं को फुलफ़िल करें? ये तो कुछ बात हज़म नहीं होती है। ज़्यादातर पेरेंट्स ये देखे गए हैं कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कैसे भी करके बच्चों पर थोपते हैं, उन पर प्रेशराइज कर देते हैं। आज अगर मैं अपनी बच्चे के लिए बात करूं तो मेरा प्रोफेशन अलग है, जबकि मेरे दो बच्चे अपने अपने तरीके से अपने अपने फील्ड में आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, वो जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन उनकी खुशी होगी ना। तो फिर
आज ऐसा क्यों यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही बनता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनता है? ये ऐसे सिस्टम पे हम क्यों जाते हैं? या तो फिर आप नहीं पढ़ पाए और आपकी इच्छा थी कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, तो अब आप बच्चे को ये प्रेशर कर रहे हैं कि बेटा एक काम कर, तुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है, जबकि उसे एक अच्छा सा पेंटर बनना है। तो क्या हम उनको एक अच्छा सा पेंटर होने के लिए एक अच्छा सा सिचुएशन उनको डेवलप करके नहीं दे सकते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो प्लीज़, ये आज के लिए दूसरी बात कि आप आपकी अपेक्षाओं को, आज आपके स्वप्न को, आपके स्वप्न हैं, आपकी अपेक्षाएं हैं, तो आपको फुलफ़िल करनी है ऑन बिहाफ ऑफ यू। कोई और फुलफ़िल करे ये आप कतई एक्सपेक्ट मत कीजिए। और इसकी वजह से आपको मालूम है कि बच्चा कितना प्रेशर में आ जाता है, कितना दौड़ता है। तो प्लीज़ ऐसा हो सके तो कभी भी मत कीजिए। तीसरी बात, जब मैं मैनेजमेंट के लेक्चर्स लेता हूँ तो मैनेजमेंट में आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा, स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। ये क्या है? स्वॉट एनालिसिस है क्या एक्चुअली? तो S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W वीकनेसेस, O अपॉर्चुनिटीज एंड T ट्रेट्स। तो ऑलवेज मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि आप आपके बच्चों की जो स्ट्रेंथ है उसे समझिए, उसे डेवलप करने के लिए उसे सहारा दीजिए, उसके साथ में खड़े रहिए, और उनकी जो वीकनेसेस हैं उसको जताए बिना उसे रेक्टिफाई करने का ट्राई कीजिए। काम ये होना चाहिए। ज़्यादातर लोग गलती क्या कर देते हैं मालूम है? स्ट्रेंथ को छुपा देते हैं, वीकनेसेस को हाईलाइट करते हैं। आपको ये सही लग रहा है क्या कि अगर कोई इंसान मेरे वीकनेसेस को हाईलाइट कर रहा है, वो मेरे वीकनेसेस को ही कांस्टेंट बार बार हैमर करता है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरी जो एबिलिटी है, मेरी जो एक्सपर्टाइजी है, उस पर वो फोकस ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? आप लाइफ में अगर सक्सेस पा सकते हैं तो सक्सेस पाने के लिए आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए? आपकी स्ट्रेंथ पर होना चाहिए। वीकनेसेस पर भी होना चाहिए, लेकिन वीकनेसेस का फोकस होगा सिर्फ उसको इम्प्रूव करना है। बार 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 हैमरिंग अगर करना है तो कहाँ पर करना चाहिए? स्ट्रेंथ। बेटा आप ये कर सकते हो, बेटा आप ये कर सकते हो, बेटा आप में ये एबिलिटी, बेटा ये देखो, दिस इज प्रूवन कि तुमने ये किया तो इसका मतलब तुम ये अच्छा सा कर सकते हो। स्ट्रेंथ को, बच्चों की स्ट्रेंथ को आप परखिए। आप प्लीज़ उन पर खामखा गुस्सा मत होइए, अपने अपेक्षाओं को मत थोपिए, उनकी इंसल्ट मत कीजिए। प्लीज़, ये ज़रूरी है। हो सके ना तो बच्चों के साथ सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड्स को उपयोग करें। पॉजिटिव। आज ये पढ़ाई जैसे बोलते हैं कि एकदम फेम वाला शब्द हो गया है। इस पर बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारे वीडियोस भी बनते हैं। ये पॉजिटिविटी, ये सकारात्मकता है क्या? सिर्फ बोलने से ये काम करेगा? नहीं। ये बेसिकली आपके स्टेटमेंट के साथ आपके एटीट्यूड में भी आना ज़रूरी है। तो उस दौरान हो सके तो आप बच्चों के साथ जितना हो सके उतना पॉजिटिव होके बात करें। और हम क्या करते हैं? तू नफ़ट है, तू नालायक है, तू कुछ कर ही नहीं सकता है, तेरे में तो कुछ पावर ही नहीं है, तेरे में कुछ इमेजिनेशन पावर नहीं है, तेरे में इतनी, जैसे बोल सकते हैं कि लेजीनेस है, तू आलसी है, तू कुछ कर ही नहीं सकता है। ये सारे के सारे शब्द बच्चों को मोटिवेट करेंगे या डीमोटिवेट करेंगे? क्या करेंगे? मैं आपको अच्छे से एक बात बताऊं कि मान लीजिए एक जैसे है कि लकड़े का टुकड़ा है, ओके, एकदम बढ़िया सा है, अच्छी से फिनिशिंग है, एकदम बढ़िया तरीके से उसको तैयार किया गया है। अब मैं उस पर एक खिल को मारता हूँ, एक खिल मैंने लगाई, 1 2 3 4 5 10 15 20 लगा दी। अब बात ये हो गई कि जो मैं फर्नीचर बना रहा था उसमें उस लकड़ी को मुझे यूज़ करना था, और जब मैंने देखा कि ये जो खील है वो तो गलत तरीके से लगी हुई हैं, तो मैं अपने कारपेंटर को ये बोलूँगा, साहब ये खील निकाल दीजिए, ऐसा नहीं करना था, अपने को उस तरीके से करना था। कारपेंटर बोलेगा ओके सर। उसने एक के बाद एक सारी खील को निकाल दी। निकालने के बाद वो जो लकड़ा है, वो लकड़ा कैसा लगेगा आपको? एकदम परफेक्ट लगेगा। आप उस लकड़ी को जिस हेतु के हिसाब से आपको जो उपयोग करना है, क्या आप उसका उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब वो ओरिजिनल लकड़ा नहीं रहा।
हाँ, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर उसको लापी अस्तर करके वापस रंग करके हम यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल इट इज़ मॉडिफाइड वन। उसकी स्ट्रेंथ क्या वही होगी? आप समझ सकते हैं कि एक बार अगर उसमें होल आ गया, फिर आप लापी वगैरह कुछ भी भरे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी ओरिजिनलिटी नहीं रहती है। शायद यही चीज़ हम हमारे बच्चों के साथ करते हैं, बार बार लगातार नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड्स हम उस पर थोपते जाते हैं, थोपते जाते हैं, थोपते जाते हैं। फिर एक दिन अचानक एहसास होता है कि हमने कुछ गलत कर दिया। अब ओके, एक के बाद एक खिल निकाल देते हैं, फिर भी वो चीज़ अब नहीं सुधर सकती है। इसके लिए आपको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ, बच्चों के साथ पॉजिटिव व्यवहार कीजिए। उनके साथ जब भी आप बात करें तो आपके शब्द में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपका बच्चा, देखिए उम्र का तकाजा होता है, कई बार बच्चे गलतियां कर देते हैं, साथ हमने भी की होगी। तो अगर मान लीजिए कि आपका बच्चा अगर फेल होकर आता है, आपको शायद तक ये मालूम होगा, अनुपम खेर जी की अगर मैं बात करूँ तो शायद तक उनका एक व्हाट्सएप पर वीडियो भी आया था कि 10th में जब वो फेल हुए थे, उनको नहीं मालूम था, लेकिन उनके पिताजी को ये मालूम हो गया कि वो 10th में फेल हुआ है। तो उस दौरान उनके पिताजी ने ये किया था कि सबसे पहले उसको होटल में लेके गए, डिनर करवाया, डिनर करवाने के बाद मस्त मज़ेदार सब कुछ बातें हुई, उसको फ्रेश कर दिया और फिर धीरे से बोला बेटा आप फेल हुए हैं तो आपकी गलतियाँ क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं, आपकी वीकनेसेस को समझते हैं और फिर आपको वापस रीअपियर होना है। हाँ, ये यही मिस्टर अनुपम खेर हैं कि जो आज एक्टिंग की दुनिया में उनका एक अलग सा नाम है। ऐसे तो बहुत सारे आपको इंसिडेंसेस मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे, सेलिब्रिटीज़ मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए उनके पिताजी ने अगर उनसे गुस्सा किया होता तो नफट, नालायक, मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, ऐसे ही पूरा दिन रखड़ता है, शर्म नहीं आती, देख तू ये फेल हो गया है, अब 1 साल तेरा बिगड़ेगा, अगर इस तरीके से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, वो आपसे रिवेंज मोड में आ जाएगा। अब गलती हो गई है, हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट ना हो, ये हमें ध्यान में रखना है और इसके लिए एक पूरा माहौल बनाना है। तो आप बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो ज़्यादातर मैं अपने बच्चों को यही बोलता था कि बेटा देखो, अगर आपके 50 मार्क का एग्ज़ाम है, 100 मार्क का एग्ज़ाम है या 400 मार्क का एग्ज़ाम है, जितना भी एग्ज़ाम है, आपकी फोकस कहाँ होनी चाहिए, तो आप कितने मार्क्स कवर करके लेके आए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 100 मार्क का है और अगर आपने 98 सिक्योर किया है, दैट्स रियली गुड। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो जो चीज़ आपने अचीव कर ली है वो तो अब आपके पास है ही है। अब आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो 2 मंथ जो कटे हैं वो क्यों कटे, सिर्फ आप उसकी रीज़न समझिए और फिर खुद को रेक्टिफाई कीजिए। तो कल 98 का 99 होगा और 99 का 100 हो सकता है, लेकिन अगर आप उस मिस्टेक्स को नहीं समझेंगे, उसको नहीं सुधारेंगे, तो 98 का 95 ही होने वाला है, वो कतई 100 नहीं होगा। सो यहाँ पर हमें ये खास 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 ध्यान में रखना है कि हमें बच्चे को मोटिवेट करना है, उसके लिए हमें पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, हम उनके साथ पॉजिटिवली बातें करें, हम उनके एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें। मैं वापस आपको बताऊं कि आई लव दैट मूवी तारे ज़मीन पर, इट वॉज एक्सेलेंट मूवी, अमेजिंग मूवी। वहाँ पर जो चाइल्ड साइकोलॉजी की जो बात की है, अगर हम उसको समझें तो भी हमें समझ में आ जाएगा। एट द सेम टाइम 3 इडियट्स मूवी, वहाँ पर भी एक स्टडी के बारे में कुछ समझे या तो लाइफ को किस तरीके से जीना है, अगर हम वो समझे तो भी हम पक्का आगे जा सकते हैं। तो आज मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जब बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड करने का अटैम्प्ट करते हैं। इतना अच्छा सा जीवन जो भगवान ने हमें दिया है, प्यारा सा जीवन जो भगवान ने हमें दिया है, हमारा बच्चा सुसाइड की सोच कैसे सकता है, ऐसी कैसी जीवन में तकलीफ आ गई जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़े या तो ऐसी सोच आ जाए। उस दौरान मैं ये बताऊंगा लानत है हमारी पेरेंटिंग पर कि जिसकी वजह से क्या हम उनको इतना सक्षम भी नहीं कर सकते हैं कि एक छोटी सी फेलियर या एक छोटी सी तकलीफ को भी वो नहीं झेल सकते हैं और उसको झेलने के बाद खुद को तैयार भी नहीं कर सकते हैं कि जिसकी वजह से वो कल जाके जीवन की बड़ी सी बड़ी लड़ाइयों को भी कहीं ना कहीं महात कर सकें। ये बच्चों की फेलियर है या ये हमारी फेलियर है कि हम बच्चों को इतना तैयार नहीं कर सकते हैं कि जिसकी वजह से उनको नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं।
मैं एक अच्छी सी बात बताऊँ आपको कि साउथ अफ्रीका में एक ऐसी जगह है जहाँ पर जंगली आदिवासी लोग रहते हैं। और ये किस्सा भी मैं आपको वापस बताऊँ, तारे ज़मीन पर भी शायद तक यही किस्से की जिक्र किया गया है। तो वहाँ पर एक छोटा सा ट्राइब है, आदिवासी लोग हैं जिसे हम जंगली लोग बोल सकते हैं। वो लोग बट ऑब्वियसली जंगल में रहते तो उनको लकड़ा वगैरह चाहिए। तो लकड़ा लेने के लिए वो कभी भी जो लीला आई मीन जो जीवित या तो जो जैसे बोलते ग्रीन कलर का जो झाड़ होता है, जो ट्री होता है, उसको कभी काटते नहीं है। सो व्हाट दे पीपल आर डूइंग, डू यू नो, वो लोग सुबह में इकट्ठा होके 15-20 लोग इकट्ठा होके उस एक झाड़ के पास जाके उस झाड़ को गालियाँ देते हैं। गाली देने का मतलब वो नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ करना। वो नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद 15-20 दिन वो ऐसे ही करते रहते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो झाड़ मर जाता है। सब ये एक झाड़ जिसमें एक जीव है, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया था। अगर नेगेटिव वर्ड्स को बोलने के बाद अगर वो झाड़ भी मुरझा जाता है, मर जाता है, तो ये तो हमारा बच्चा है, उसे कितनी इफेक्ट होती होगी। हम रेकी में हमारे एक बात आ रही है, प्लांट रेकी करके आता है कि प्लांट्स को या ट्रीज को अगर रेकी देना है तो किस तरीके से दे सकते हैं। हम उनको टच करके देते हैं, हम उनको प्यार देते हैं और जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और उसके रिजल्ट्स हमारे रेकी में मिले हैं। हमने वो सब कुछ किया है। तो अगर एक वृक्ष को आप प्रेम से अगर प्यार से अगर उसको उसका लालन पालन करते हैं तो वो बढ़िया तरीके से ग्रोथ हो सकता है। तो हमारे बच्चे नहीं हो सकते हैं? हमारे बच्चे ऐसे मुरझाए हुए क्यों हो जाते हैं? हमारा जो बगीचा है, बगीचा में डिफरेंट जो भी फ्लावर्स हैं, दे आर माई चिल्ड्रन। तो वो अलग अलग बच्चों को मुझे समझना है, उनकी अलग अलग इंटेंसिटी है, उनकी अलग अलग कैपेसिटी है, उनकी अलग अलग सोच है, उसे समझ के सबको इकट्ठा करके मुझे सिमेट्री में लाना है। ये मेरा काम है, न कि बच्चे का। वो तो वैसे भी छोटा है, उसको कैसे समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जितना हो सके उतना बच्चों को पॉजिटिव थॉट्स से बात कीजिए। हो सके तो उनके लिए कोई भी नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि एक बार वो खिल लग गई फिर वो निकालने के बाद भी अपने को कोई इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो उनकी प्योरिटी को, उनका जो बेस है, उस बेस को अगर आप बरकरार रखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उनको अच्छे से नर्चर कीजिए। सोच के साथ नर्चर नहीं की जाएगी या थ्योरी के साथ नर्चर नहीं की जाएगी, उसके लिए उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप में से कितने लोग अपने बच्चों के साथ लास्ट टाइम बैठे थे, बड़े मुक्त मन के साथ उनके साथ हंसे थे, मस्ती की थी? आप में से कितने पेरेंट ने अपने बच्चे को गले से लगाया, उसको किस किया, उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ा और बोला बेटा कैसा तेरा जीवन जा रहा है, बेटा जीवन में क्या तकलीफ लग रही है, बेटा तुम्हारी तकलीफ़ें क्या हैं, बेटा आप मुझे बताओ और मैं उस तकलीफ़ों को जितना हो सके उतना रिजॉल्व करूँगा, या तो फिर आपके साथ मैं क्लेरिफाई करूँगा। कितने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसे बैठते हैं? आज अगर आप बच्चों के साथ समय नहीं निकालेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही बच्चे जब कल जाके हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे तो हमारे साथ भी समय निकालेंगे? उस टाइम हम समय के लिए, उस टाइम हम उनकी कंपनी के लिए तरसेंगे और ये बच्चे हमारे साथ नहीं बैठेंगे और फिर हमें कहीं ना कहीं अगर छोड़ देंगे तो वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। तो क्या ये सही तरीका है? आज अगर वृद्धाश्रम इतने डेवलप हो रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने वृद्धाश्रम कैसे डेवलप हो सकते हैं? एक बार गांधी जी को इनोग्रेशन के लिए बुलाया गया था। तो गांधी जी ने पूछा था कि भाई किस चीज़ की इनोग्रेशन है? तो बताया वृद्धाश्रम के लिए है, ओल्ड एज होम के लिए है। और गांधी जी ने उस टाइम पे तुरंत मना कर दिया था कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसी थियोरी में बिलीव नहीं करता हूँ। और जिस देश में मंदिर है और उसी देश में अगर ओल्ड एज होम खोलना पड़े तो ये कितना जायज़ होगा। पहले एक छोटा सा रूम था जिसमें 12-15 लोग रहते थे, आज बड़े बड़े रूम हैं लेकिन फिर भी गिन के 3-4 लोग भी सही ढंग से नहीं रह पाते हैं। ये हमारी परवरिश की ही कहीं ना कहीं कमी है। ये मैं ये पक्का मैं आपको बताऊंगा कि कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है।
ये हमारा फेलियर है, ये हमारे बच्चों के फेलियर्स नहीं हैं। ऐसा आप कतई मत समझिए कि मैं सिर्फ आपको ब्लेम करते जा रहा हूँ, मैं आपको एलिगेशन पे एलिगेशन लगाते जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जब जन्मा तो आज ऑल ऑफ सडन उसकी सोच में ऐसा बदलाव कैसे आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपके साथ हैं, आप संस्कारी हैं, आपकी थॉट बहुत ऊंची हैं, तो अचानक आपके बच्चे की थॉट इतनी गंदी कैसे हो सकती हैं? कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो घर में से शायद तक हमने उनको नहीं दिया है, या तो कहीं गलत तरीके से हमने उनको दिया हुआ है। वो हमें समझना पड़ेगा और उस तरीके से ही हम सिर्फ आगे जा पाएंगे। बच्चों की जो जो अच्छी चीज़ें हैं इसके लिए आप प्राउड फील कीजिए, बच्चे को भी लगे यस मेरे पेरेंट्स मेरी अच्छी चीज़ों को प्राउड कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा अच्छी चीज़ करता है तो पेरेंट अच्छी चीज़ को बढ़ावा देने की जगह पे उसने जो पास्ट में जो गलती की थी उसको याद करते हैं। ये कितना जायज़ है कि आप उनके पास्ट को याद करते हैं? छोड़िए, वो पास्ट था, अब बार बार उसको याद करने का क्या मतलब है? अगर आपको कोई कांस्टेंट हैमर करता रहे कि आपने क्या गलती की थी, क्या गलती की थी, क्या गलती की थी, तो आप क्या करेंगे? ऊब जाएंगे, उस इंसान के पास नहीं जाएंगे, या तो कुछ उस इंसान को छोड़ के आप कहीं पे और चले चलेंगे। आज ज़्यादातर बच्चे ऐसा क्यों हो रहा है कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं? एक क्रेज़ बनता जा रहा है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है, वहाँ जाके अपनी लाइफ को बनाना है। क्यों? पेरेंट्स के साथ वो अपनी लाइफ क्यों नहीं बना सकते हैं? आज उनको ऐसी सोच आती क्यों है कि हमें हमारी करियर, हमें हमारी लाइफ बाहर जाके ही बनानी है, हमें हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है, या तो नहीं रहना चाहिए, या तो प्रोस्पेरिटी पेरेंट्स के साथ नहीं है, बाहर है। मान लेता हूँ, चलिए मान लीजिए कि भाई वो अमेरिका जा रहा है या ऐसा कहीं पर भी जा रहा है कि जहाँ पर हमें ये लग रहा है कि ठीक है उसका करियर बन रहा है, तो आज उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो एक लेवल का करियर बनाने के बाद वापस अपने पेरेंट्स के पास रहने के लिए आते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता है? कभी सोचा आपने? हम सिर्फ ब्लेम कर देते हैं, बच्चे आज के ऐसे हो चुके हैं। ऐसे हुए कैसे? लास्ट में आपसे एक बात थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। जब गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया था, वापस इसको पर्सनल लेवल पर मत लीजिएगा या तो पॉलिटिकल लेवल पर मत लीजिएगा, मैं सिर्फ ऐसे ही अपनी एक बात कर रहा हूँ। तो उस दौरान मैं एक बार बैंक में गया था। बैंक में जब मैं गया तो बड़ी लंबी सी लाइन थी, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि उस टाइम दौरान डिपॉजिट करवाना के कुछ नॉर्म्स थे, विड्रॉल के कुछ नॉर्म्स थे। उस दौरान कुछ बुज़ुर्ग लोग भी वहाँ पे लाइन में खड़े थे। उसमें से एक बुज़ुर्ग इंसान चिल्लाया, मैनेजर के पास जाके चिल्लम चिल्ला करके बात कर रहा है। आपको समझ में नहीं आता है कि हम बुज़ुर्ग लोग भी हैं, हमारी एक अलग सी लाइन होनी चाहिए, आप सबको एक साथ इकट्ठा खड़े रखते हैं, कितना टाइम लगता है, हम कितना खड़ा रह पाएंगे, हमारी उम्र हो चुकी है। बहुत बहुत कुछ बोला। मैनेजर ने शांति से जवाब दिया और फिर धीरे से उन्होंने जो एजेड लोग थे, सीनियर सिटीजन्स थे, उनकी एक अलग से लाइन तैयार करवा दी और काम चालू कर दिया। मैं शांति से इस चीज़ को देख रहा था, मुझे आनंद आया कि अच्छी बात है, मैनेजर ने कितना अच्छा काम किया। फिर जो बुढ़ाऊ, जो बुजुर्ग आदमी था, वो फिर भी कुछ ना कुछ बोलता रहता था, समझ ही नहीं आता है, ऐसा है वैसा है, गवर्नमेंट ऐसा करती है, अचानक कर देती हैं, बैंकर्स को समझ में नहीं आता ऐसा करके। मैंने धीरे से उस चाचा को बोला, चाचा कैसे हैं आप? वो अपने गुस्से में था, अरे क्या बताएं, गवर्नमेंट ऐसा है वैसा है। मैंने बोला चाचा आपको क्या लग रहा है, ब्लैक मनी जो है या तो जो डीमोनेटाइजेशन की हम जो बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने आज जो स्टेप लिया, क्या ये पिछले एक साल में तैयार हुआ होगा? ये ब्लैक मनी सिर्फ एक साल में तैयार हुआ है? 2 साल, 10 साल, 15 साल? तो चाचा अगर ये 15 साल की आज ब्लैक मनी को गवर्नमेंट वापस ले रही है, तो उस दौरान तो आप भी कमाते थे, आप भी एक्टिव थे, आप भी मार्केट में जाते थे। तो अगर उस दौरान आप लोगों ने चोरी न की होती, ये ब्लैक मनी जनरेट न किया होता, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि चाचा आज ये नौबत ही नहीं आती? वो इंसान कुछ नहीं बोल पाया। बस मेरी आप सभी से यही नम्र निवेदन है कि कम से कम आप एलिगेशन करें, आर्ग्यूमेंट करें, ब्लेम करें, उससे पहले आप खुद को सोचिए, खुद के बारे में सोचिए, और प्लीज़ हमने जो जो गलतियाँ की हैं उसको समझिए। मैं मानता हूँ कि आपने गलती की है, इसकी वजह से आप ये मानते हैं कि आपके बच्चे वो गलती न करे, वो सफ़रिंग न करे,
लेकिन फिर भी एक लेवल तक ठीक है, इससे ज़्यादा मत कीजिए। इससे ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो आप आपके बाउंड्रीज़ को क्रॉस करेंगे, तो फिर बच्चा भी अपनी बाउंड्री को क्रॉस करेगा और आपके रिलेशन अच्छे होने की जगह पे वो बिगड़ जाएंगे। दोस्तों, आप सभी से इस तरीके से मिलने का मुझे बड़ा ही आनंद आता है और मैं हमेशा कुछ न कुछ नया लेके आपके पास आने का प्रयास करूँगा। मैं जो भी कुछ आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ वो मेरे जीवन की होती हैं, मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उसके साथ जो भी मेरे व्यवहार होते हैं या तो उनकी जो भी केसेस होते हैं, मैं बस वही बातों को आपके साथ कुछ न कुछ तरीके से शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि समाज इस प्रॉब्लम को समझे। आज एक बात हो जाती है कि ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि भाई एक, जिसे बोलते हैं कि जनरेशन गैप आ चुका है। प्रेम की बात करें, हृदय की बात करें, रिस्पेक्ट की बात करें, संस्कारिता की बात करें, कल्चर की बात करें, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कभी भी जनरेशन गैप आ सकता है? जो बेस है वो कभी भी नहीं बदल सकता है। आज साइंस चाहे कितनी भी प्रगति कर ले तो H2O का मतलब पानी ही रहेगा, H का मतलब हाइड्रोजन ही रहेगा, O का मतलब ऑक्सीजन ही रहेगा। शायद चाहे साइंस में कितनी भी प्रगति हो जाए, आज मैथ्स चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो ही रहेगा और वो ज़ीरो की जो एप्लीकेशंस हैं वो चेंजेस होती जाएगी, बट ज़ीरो का बेस वही रहेगा। तो आज हम इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? पेरेंटिंग कोई छोटी बात नहीं है, इसको थोड़ा सा डिटेल में लेना है। आप जब बच्चे को जन्म देते हैं तो आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपका स्टेटस बढ़ जाता है। एक ऐसा इंसान घर में आता है जो अब आपको पापा करके बुलाएगा, जो आपको माँ करके बुलाएगा, और वही इंसान जब बड़ा होता जाता है तो वो आपसे दूर क्यों भाग रहा है? ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आप सभी से ये नम्र निवेदन करूंगा कि हम इस सीरीज़ को वापस और कंटिन्यू करेंगे और ऐसे ही बस मस्त मज़ेदार तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी का दोस्तों वापस मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपका रेकी गुरु अलाप दोषी। और अगर आपको ये सारे वीडियोस वगैरह पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको शेयर कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथों साथ अगर आप चाहें और आपको कहीं पे ऐसा कंफर्टेबल लगे तो आप मुझे कमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो वो आपकी कमेंट्स, सारी कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, जिसको मैं पक्का समझने के बाद, खुद को रेक्टिफाई करने के बाद आगे के जो भी मेरे जो भी थॉट्स होंगे उसको मैं आप सभी के सामने प्रदर्शित करूँगा। तो इस कोरोना काल में आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, यही आप सभी से नम्र निवेदन है। नमस्ते।